नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार केंद्रीय विधायक नंबर 1 सूरतगढ़ से आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने जो इनकम टैक्स के मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं आपको पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताया कि किस प्रकार ये प्रोफार्मा काम करता है और एम्प्लॉय डाटा में क्या क्या भरना होता है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना होता है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारे आय के स्रोत हैं, है ना, जो भी हमारे जैसे सैलरी होगी या कुछ अलग तरह की इनकम, चाहे वो आपका बोनस के रूप में, चाहे वो डीए हो या कोई सीनियर स्किल सिलेक्शन स्किल मिला हो, तो वो लिखना है, या कुछ भी अमाउंट है उसका अलग अलग जो मैंने शीट है उसमें भरना है आपको। और उसके बाद मैंने आपको बता दें किस प्रकार सेविंग का जो है इन्फॉर्मेशन, सेविंग की इन्फॉर्मेशन भरनी है ना। अब ये सारी जो आपने भरा है, तो इसके भरने के बाद क्या होता है, उसको आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे पसंद ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी सेंड कीजिएगा। और जो मैंने बनाया है परफॉर्मा, इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। परंतु देने से पूर्व आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से ये परफॉर्मा काम करता है, चाहे उसका पार्ट 1 हो चाहे वो पार्ट 2 हो, है ना। ये पार्ट 3 है, इसका भी एक पार्ट और आगे मैं करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारे जो जीपीएफ की ब्रॉडशीट है या बाकी जो ब्रॉडशीट बनती हैं वो ऑटोमेटिक किस प्रकार बनती है। तो आज हम जो करेंगे तीसरे पार्ट में, इसमें हम किस प्रकार इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो बताना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपने देखा कि ये पूरा जो मैंने इनकम भरा, अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप पूरा इनकम भरते हैं, सेविंग भरते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है ना। जो भी आपका पैन नंबर भरा आपने, नाम, डेजिग्नेशन, और ये आपको मैं बताया था जैसे कि ग्रीन वाले में आपको चेंज करना है। ये अभी जैसे चल रहा है तो मैंने ये भरा है, आगे होगा तो दूसरा ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो भी आपने भरा, जैसे कोई रिकवरी हुई है सैलरी से, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। डीए है, ये सारा बोनस, ये इनकम सब कुछ ले लेगा, ठीक है। तो ये जैसे पेंशन, कई बार क्या होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय वीआरएस होता है ना, जो हम दोबारा सर्विस में, तो उनकी पेंशन पे भी टैक्स कैलकुलेट होता है, तो उनको हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी पेंशन उनको मिलती होगी, है ना। अदर एरिया कुछ अदर इनकम, ये सारा आने के बाद, है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने देखो सीए का, ये सीए का जो अमाउंट है 54,000 27,000, वो ऑटोमेटिक जब आप भरिएगा वहाँ पर कि बच्चे 1 हैं 2 हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे देखिए अगर आप एम्प्लॉय कोड में, है ना, जैसे आपने ये भर रखा है ना, जैसे ये 2 भर रखे हैं 2 बच्चों का, तो क्या होता है जैसे आपने ये भरा, है ना, तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पे भरा हमने ना, तो जैसे 2 बच्चे भरते हैं, तो अभी देखो ये 2 बच्चों का 2400 रुपये दे रखा है अलग, पर अभी अमाउंट नहीं लिखा। अभी हमें अमाउंट के लिए यहाँ पे सीए में लिखना पड़ेगा, जैसे कि मनोज पारिक सर का है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 54,000 रुपये उनको मिले, है ना। तो जैसे ये लिखा है ना, तो देखिए ये आप लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे 54,000 और 2400 दिखाई दिखा रहा है ना। तो ये आपको ये इस तरह से लिखिएगा इन्फॉर्मेशन, है ना। जो भी एचबीए का इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट होता है वो भी माइनस होता है। फिर टफ एरिया अलाउंस या कई तरह के अलाउंस जिस पे टैक्स रिबेट मिलता है, जो कि मैंने बता रखा है कि आपको किस तरीके से वो भरना है, मैं वो भी अभी आगे बता दूंगा, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सारा जो भी एनपीएस का है, सीपीएफ का, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। टोटल जो आपको इंजम्पशन है वो मिल जाएगा यहाँ से, है ना। फिर इसके बाद जो भी बचता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका किसी तरह का और भी तरह से प्रोफेशनल टैक्स होता है या रिटर्न टैक्स का, वो भी माइनस होता है ना, कई कई जगह लिया जाता है प्रोफेशनल टैक्स, तो वो ऑटोमेटिक आप लिखिए तो वो माइनस ले लेगा अमाउंट को, ठीक है। इस तरह का क्या है कि आपका जो है इनकम चार्जेबल लॉस एंड सैलरी आ जाएगा, ठीक है, हेड सैलरी, ठीक है। उसके बाद इसके आने के बाद फिर देखो आपका जो भी मैंने कहा था सेविंग भरोगे, आपको सेविंग का सारा यहाँ पे चीज़ ले लेगा, है ना। सेविंग का डॉक्यूमेंट वो अपने आप ही ये ले लेगा, ठीक है। और ये देखिए मैंने फार्मूला रखा, ये आपका 1.5 लाख तक ही लेगा, है ना, सेविंग, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा तो मिलती नहीं है छूट, है ना, सेविंग का। उसके बाद ये 50,000 का जैसे आप ये भरते हैं सेविंग वाले में, है ना, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ भरिएगा। जब जैसे बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको कि यहाँ 50 भरिए तो ऑटोमेटिक वो जिनका एनपीएस है, या जो या एनपीएस है, या फिर जो सीजीपीएफ एम्प्लॉय भी जो कि एनपीएस का उन्होंने अकाउंट खोल रखा है, तो उनका भी वहाँ पर डालिएगा, तो वो ले लेगा 50,000 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद फिर ये आपका बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे डायरेक्ट सैलरी से माइनस होती है, जैसे कि आपका, जैसे अभी हमने पीएम केयर में दिया है ना, इस प्रकार कई तरह के और भी होते हैं। या फिर आप दूसरा होम लोन पे इंटरेस्ट 2 लाख तक का होता है, इस तरह से आप वो भरिएगा सेविंग वाले में, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा वो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है।
उसके बाद फिर ये आपका सब कुछ होने के बाद जो भी आपके सेविंग हो गया या फिर आपकी जो डाइट माइनस हो जाता है, इस तरीके से होने के बाद फिर आपकी जो इनकम बचती है मेन होती है फिर जो टैक्सेबल इनकम है ना। तो सरकार ने जो नया नियम लाया कि उसमें दो तरीके से लाया, एक नया स्लैब जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको जो नए स्लैब के अनुसार आपको जितनी भी रिबेट हैं वो सारी रिबेट खत्म हो जाती है, बस खाली एक जैसे एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर हो गया वो रहता है बस, है ना। तो उसके अलावा बाकी सारी छूट खत्म हो जाती है, परंतु जैसे आप ओल्ड वाला लेते हैं तो आपको सारा बेनिफिट मिलता है जो भी सरकार ने पिछले समय में किया था, है ना, लागू किया था कि भाई ये चीज़ें रहेंगी, यानी कि जो आपका स्लैब यानी कि जो लास्ट इस साल का नहीं लास्ट ईयर की लास्ट ईयर का, यानी कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लागू था वो ओल्ड वाला हो गया और जो 20-21 में वो न्यू वाला हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका ये टैक्सेबल इनकम आता है ना। और फिर ये आपका टैक्स कैलकुलेट होता है जो भी होता है, फिर आपका जो भी सेस सरचार्ज तो बहुत बड़ी इनकम है, वो बहुत बड़ी इनकम में लगता है। फिर आपका 4% जैसे सेस है, ये ध्यान रखिएगा कि सेस अभी 4% चल रहा है, इस प्रकार टोटल टैक्स बन जाता है। फिर ये अपना इसमें क्या है कि आपका क्वार्टरली वाइज आप देते हो ना, जो भी टैक्स भरते हो वो क्वार्टरली वाइज ये लेता है ना। जैसे कि मैंने जो क्वार्टर बना रखा है वो पहले 4 मंथ का बना रखा है, फिर 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का, 2 मंथ का। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, है ना। वो चेंज कैसे करने के लिए, क्योंकि सिंपल सा है कि मैंने तो 4 महीने के आप तक यहाँ फार्मूले हैं, आप यहाँ पे चाहो तो इसको जो महीना है ना, जैसे कि मैं 4 महीने मई अप्रैल सॉरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना, 4 महीने का, आप इसको जून को यहाँ से हटा के आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा ही है ना। पर जो तरीका होता है कि पहले में हम क्वार्टर में 4 सैलरी लेते हैं इसलिए हम उसको करते हैं, ठीक है। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ आपसे कि वीडियो पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा वो क्या कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद चारों क्वार्टर बन जाते हैं, फिर आपने टोटल चारों क्वार्टर में कितना टैक्स दिया है वो दिखाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आपका अगर आपका टैक्स कम दिया है भैया तो आपको दिखाएगा, ज़्यादा दिया तो आपको एक्सेस दिखाएगा, कम दिखाया तो लेफ्ट टैक्स दिखाएगा, ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद ये फिजिकल वाला मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में आपको कि ये कोई काम तो नहीं है पर मैंने लिख रखा है ना। उसके बाद देखिए मैंने वहाँ बताया कि आपको अगर क्वार्टर आपका है तो अगर क्वार्टर आपने ले रखा है तो भाई आपको एचआरए नहीं मिलता होगा, बाकी को एचआरए मिलता है, तो आपको यस नो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ बता रखा है कि जब आपको क्वार्टर आपने नहीं ले रखा है, यानी कि आपको क्वार्टर एचआरए मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं हफ्ता रेंट पे भी रह सकते हो आप। तो जैसे मैंने यहाँ पे किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे दिखाया कि भाई वो क्या कहते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए इसको मैंने ये दिखाया कि भाई इसको ये भाई इसको एचआरए मिलता है, क्वार्टर में नहीं रहता है, तो मैंने देखा 3 महीने का ये बाहर में रहा है, और उसने किराया मान लीजिए 8 के साथ 24,000 दिए, तो जैसे ये देता है तो उसके हिसाब से ये टैक्स सर्कुलेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एचआरए कम मिला हुआ है इसलिए अभी वो माइनस पे दिखा रहा है ना। अगर यही मैं दिखा देता हूँ कि 96,000 इसको मिला है ना, तो वो ठीक है, और यहाँ पे दिखा है 12 महीने का, है ना। अच्छा मैंने वहाँ पे दिखा रही फिर दिखा नहीं रहा वो, है ना। जैसे हम यहाँ देखते हैं और यहाँ दिखाते हैं, तो इनको क्वार्टर ना एचआरए मिला हुआ नहीं है इनको, मैक्सिमम लोगों को, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है ना। इसमें एक हमारे सर हैं जो इनको मिला हुआ है, अब इनको दिखाते हैं, इनको एचआरए हमने दिया है ना। तो इनको हम 12 महीने का दिखाते हैं, क्योंकि विक्रम ये हमारे एक सर हैं जो कि बाहर रहते हुए, है ना। देखिए ये अपने आप आ गया क्योंकि उनको एचआरए नहीं मिला इसलिए वो दिखा नहीं रहा था, है ना। जैसे इनको मैं जैसे ही इनका भरा जैसे 96,000, ठीक है, तो इसके बाद जो इनको रिबेट मिलेगा, इनको रिबेट भी नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है इनको, ठीक है। इनको भी लगता है एचआरए का नहीं मिला हुआ है ना। तो जैसे आप ये भरिएगा तो ये आपका एचआरए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अगला है, जैसे ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका वो है जैसे कि कोई अलाउंस है ना, जिनका कितने कितने महीने के हिसाब से इनको टैक्स रिबेट मिला, तो आपको ये भरना है जिससे वो ऑटोमेटिक आगे ले लेगा उस रिबेट पे, है ना। ये होने के बाद आपका देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है कि ओल्ड रेट पे कितना मिलेगा और न्यू रेट पे कितना मिलेगा, है ना। ये आपका और कितना फ़ायदा आपको होना है ना। तो कहीं न कहीं ये जो टैक्स वाला है ये जिसका टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ऊपर है उसके लिए फ़ायदेमंद है ना।
अभी मैं एक चीज़ देखता हूँ, है ना, जो आपका HRA वाला है ना, मैं बताता हूँ आपको क्यों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक ये हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें क्या दो ये तो दिखा रखा है कि भाई कैसे क्या चाहिए। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय का बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे न्यू और आपको क्या करना है, बस एक ही वाले परफॉर्म में आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगे, न्यू और ओल्ड। ठीक है, जैसे मैंने इसका ओल्ड पे किया तो ये दिखाया कि ओल्ड पे इसका टैक्स कितना बन रहा है। देखिए ओल्ड पे इसका टैक्स बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्योंकि हमें वो तो हमें हम अपनी जानकारी दिखा रहे हैं। देखिए ओल्ड पे इसका टैक्स जो बना है वो है आपका टोटल टैक्स 64,216 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको हम न्यू कर देते हैं, बस आपको खाली बस इसका यूज करना भाई, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक टैक्स ले लेगा। तो देखिए आपको ऑटोमेटिक, अब देखो क्या हो जाएगा, टैक्स आपका चेंज हो जाएगा, है ना। अब इनका 57,000 हो गया। अब देखिए इन सब की देखो, ये सब कई एम्प्लॉई हैं जिनका टैक्सेबल इनकम थोड़ा कम है ना। जैसे देखिए ये है ना, देखिए जैसे इनका करते हैं, अभी तो दिखा रहा है आपका ओल्ड पे दिखा, टोटल दिखा 24,787 रुपये, है ना, 83 रुपये। जैसे इनका देखिए आप करते हैं, हम न्यू करते हैं, देखो कितना टैक्स बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो 31,000 हो गया ना। तो कहीं ना कहीं नए वाला जो है वो 10 लाख से कम वालों के लिए नुकसानदायक है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी चीज़ करें, है ना। तो इस तरह से आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। सारा कुछ ऑटोमेटिक से किया गया है ना, ऑटोमेटिक आपका सब कुछ ले लेगा। अब यहाँ ये QR शीट बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है क्योंकि इसी के बेस पे सारा कुछ कैलकुलेट होता है। अगला जो है, जो होता है वो हम जब रिटर्न फाइल के लिए भेजते हैं ना, क्या कहते हैं, CA को, तो देखो ये क्वार्टर बनता है। इसमें मैंने तो बताया कि जिस प्रकार आप वहाँ भरोगे, पे बिल बनाते हो, तो ऑटोमेटिक क्या है कि आपका ये क्वार्टर बन जाएगा, क्वार्टरली बन जाएगी आपकी, जो हम CA को भेजते हैं। इसका फर्स्ट क्वार्टर जिसमें 4 महीने हैं, इसमें आपको हर तरीके के बाकी एक अलग से शीट डाल रखे हैं जिसमें आप जो भी अलग से इनकम मिलता है ना किसी को, जैसे कि जैसे 54,000 मिला इसको इस क्वार्टर में, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेता है। ठीक है, इस प्रकार क्वार्टर 2 में जो मिलेगा वो हो जाएगा। इस प्रकार ही क्वार्टर 3 में भी इस तरीके से सारे इकट्ठा हो जाएगा। आपका बहुत ही तरीके से हिसाब रहेगा आपका। बस खाली यहाँ पर इन सभी क्वार्टर में जिसका भी आप भर रहे हो, वहाँ पे आपको ये चालान नंबर भरना है। ठीक है, और किस मोड से दिया है वो भरना है ना। और डेट जिस दिन आपको पेमेंट हुआ है ना, डिडक्शन किस दिन हुआ है, और किस दिन आपने चालान जमा करवाया, और आपका यहाँ पर BSR कोड, बस जो भी आपका ब्रांच जिससे आपको टैक्स टैक्स का देते हो कि वो आपका टैक्स जो काटे और जमा करवाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो भरना है। इसी प्रकार 4 क्वार्टर में सेम चीज़ है। उसके बाद ये हो गया आपका जो परमानेंट एम्प्लॉय का होता है। उसके बाद देखिए मैंने ये पार्ट टाइम का बना रखा है। आप पार्ट टाइम का भी 4 क्वार्टर का इस तरह से बनाया गया है। आप 4 क्वार्टर का पार्ट टाइम का अगर आप टैक्स काट दें तो आप उसका पैन नंबर, स्टाफ नेम है ना, इस तरीके से भर के आप उसका पे कितना दिया है ग्रॉस, और उसका टैक्स कितना काटा आप वो लिख सकते हो ना। ये मैंने मंथ अभी चेंज नहीं किया, आप मंथ के हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है कि जैसे जो हमारे आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसका भी हम टैक्स काटते हैं, तो उसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये उनका भी हम क्वार्टरली सिर्फ भेज सकते हैं। मैंने 3-4 भैया, आप जितना चाहो उतना इंसर्ट करके कर सकते हैं यूज, है ना। तो इसी प्रकार इसके भी 4 क्वार्टर हैं, जिसे मैंने बता रहा था इंस्ट्रक्शन में आपको ये 4 क्वार्टर का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, जो कि आपका ये इस तरह से आप भेजते हो CA को, है ना। उसके बाद जो अगला है वो है आपका LPC, जिसे मैंने बताया था आपको कि आप जो भी भरते हो सीट, ऑटोमेटिक आपका LPC तैयार होकर आ जाता है ना। अब देखिए जैसे ये LPC बन जाता है, आपको कई चीज़ें ऑटोमेटिक, मैंने जैसे ये 1800 TPT और कुछ कैश सेंडिंग नाम से, जैसे इनका मान लीजिए ये अपने ज्ञानचंद जी है ना, कोई भी सर है ना, ABCD। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे भरते हैं, है ना, ये जैसे देखिए ये इनका है ना, ये आपका ये है ना। अब जैसे आप इनको देखो, इनको मान लीजिए हम ये मानते हैं कि भाई इनको वो मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, क्या कहते हैं, कैश एंड न्यूज मिला हुआ है, 700 भरेंगे यहाँ पर। तो जैसे ये 700 भरते हैं तो क्या होता है कि देखिए ये हम जाते हैं LPC वाले में। देखिए जैसे हम यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, ये देखो ये 700 रुपये उनका ले लेता है, और उनको अगर जो मिला हो तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। ये इसमें मैंने फंक्शन लगा के ये आपका ऑटोमेटिक वो वही सैलरी लेगा जो बिल्कुल लास्ट में मिला हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब देते हैं LPC तो उसको लास्ट सैलरी जो दिया हुआ है उस तक हम लिखते हैं। ये आपका नाम, जिस स्कूल में ये ट्रांसफ़र हुए हैं उनका नाम लिखना है, कहाँ से कहाँ आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, और कब कब तक पे किया है ये लिखना है। HRA आपका फर्स्ट पेज से ही जो एम्प्लॉय डाटा वहीं से ले लेता है इन्फॉर्मेशन, ये आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की, वहाँ से वहाँ लिखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा। आपका जो CPF GPF जो भी नंबर है वो ले लेगा, इन्फॉर्मेशन कितना कटा है वो ले लेगा, है ना। और क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है कब रिलीव हुए, है ना,
ये डिटेल लिखनी है, बाकी चीज़ तो अपने आप ले लेगा, प्रोसेस अपने आप ले लेगा। ये पीएफ में आप वहाँ पे लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इस प्रकार आपका ये एलपीसी, जब कभी हमें बहुत ही मास लेवल पे एलपीसी बनानी होती है या फिर सिंगल उंगल में, तो हमारा इससे टाइम बहुत बचता है ना। आपको ये सब लिखना है और फिर आपका इस एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक आपका पैन नंबर आ जाएगा। जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपका कोड है, वहाँ पर कोड आपको मेंशन करना है। जैसे मेरा तो ये कोड था, मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ पे कोड अपना लिख लीजिएगा, जो भी स्टेशन कोड है। और ये सब क्या है कि जब आप एम्प्लॉय नया स्कूल में जाता है तो उसको कई चीज़ों की परेशानी होती है, अगर ये लिखा हुआ मिलेगा तो उसको बिल्कुल ये आसानी होगी, ठीक है। इस प्रकार आपका ये सारा ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अगला आपका ये है सेविंग परफॉर्मा, ये मैंने दे रखा है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, है ना। इसमें मैंने कई तरह के लिख रखे हैं कि भाई ये चीज़ें सेविंग होती हैं, और कुछ और है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये टोटल सेविंग हो गया आपका, है ना। ये वाला, और ये देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कि आपका जो डायरेक्ट माइनस हो जाती हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। और वो अगर इसमें मैंने ये लिख सकते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट इनक्लोज करते हो यस करें, नहीं करते तो नो करते हैं। और फिर नो करने के बाद आप ये अंडरटेकिंग में कब तक देते हो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, इसलिए टाइम लग रहा है ना। अगला देखिए ये जो है क्यूआर शीट, ये क्या है कि आपका ये चारों है जो कि आप सीए को भेजते हो उसका टोटल है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई कैसे कैसे हम क्या क्या भेजते हैं, तो इससे आपको पता रहेगा। इसमें मैं जैसे जैसे हमें को यहाँ पे ट्रांसफर इन लिख रखा है, तो ये इसमें हमने क्वार्टर करके हमने उनको भेजा नहीं है। अगर हम जैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट मंथ में ना, ये संदीप सर है ना, अगर हम इनको देखिए यहाँ पे हटा देते हैं, मतलब ये हमने डिलीट कर दिया, तो देखिए जैसे हम ये करते हैं तो आप ये देखिएगा कि देखिए इनका फर्स्ट उसमें जो आपका क्वार्टर देखो इसमें सैलरी इनकी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कि वो हमारे पास सैलरी भाषा में लिखने में ट्रांसफर इन लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाता है। अभी देखिए ये बनने के बाद ये समझ में आ गया आपको, जैसे चारों क्वार्टर का दिखाया जाएगा ये टोटल कितना है ना, ताकि आप टैली कर सको हमने क्या भेजा है। देखिए अगला जो सीट है ये है आपका ट्रांसफर। जब हम सीए को भेजते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हमसे हमें हमें मांगता है कि भाई हमारे को फॉर्म 16 बनाना है, तो आप हमें ये चीज़ डिटेल दो। तो ये डिटेल ऑटोमेटिक आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। इसमें मैंने इस तरह से मार के, जैसे कि जिसका भी प्रीवियस केस होगा तो उसमें प्रीवियस के भी लिखेगा, बाकी जो आपने दिया वो स्कूल का लिखेगा, ठीक है। इस तरीके से वो आपका कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगला ये होने के बाद आपका ये सारा कुछ ले लेगा, इन्फॉर्मेशन आप सीए को दीजिएगा, इससे आपके व्यक्ति को आपका फॉर्म 16 बना देगा, जिससे उसको आसानी होगी। इसमें हर चीज़ लिखा हुआ है जो उसको आवश्यक चीज़ें चाहिए होती हैं। अगला देखिए जैसे क्या होता है कि मैंने ये बना रखा है कि क्या होता है कि कई लोग आपसे होम लोन लेते हैं ना, या कई चीज़ें लेते हैं या कोई किराए पे, तो बोलते हैं कि भाई आप रिसिप्ट ले लो। तो ऐसे तो ये होता है कि भाई रिसिप्ट या फिर जो लिखा हुआ है उसके अंदर क्या बोला गया कि भाई आपको या तो रिसिप्ट चाहिए, या तो आपने पेमेंट किया चेक के थ्रू, या फिर आपका एग्रीमेंट चाहिए होता है, रेंट एग्रीमेंट। तो वो जरूर कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप रेंट रिसिप्ट देते तो क्या होता है कि उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं डिजिटली पेमेंट दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको ये माना जाए कि हाँ आप वास्तव में इतना पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अब आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और आपके दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो धन्यवाद सर।